देख लें कि हम ऐसा कुछ कर दें। नहीं, मैं यही बात कर रहा हूँ, तो उनको भी इसलिए वो तो इस पोजीशन में नहीं है। ये आपने देखा कि वहाँ पे उधर, इससे आपका अंदाजा हो जाएगा कि लियाकत चक्का साहब ने एज कमिश्नर जुनून आपने स्टेटमेंट दी कि जनाब मैं ये ऐलान कर रहा हूँ और इस्तीफे का ऐलान कर रहा हूँ और ये मैं अपने आप को सजा के लिए मैं पेश करता हूँ और फांसी का भी अगर मुझसे लगा दी जाए मुझे। और उसके फौरन बाद बगैर वक्त ज़ाया किए आमिर मीर साहब का एज होम मिनिस्टर उनकी स्टेटमेंट आ जाती है कि दिमागी तवारन ठीक नहीं। एक लम्हा पहले तक तो वो कमिश्नर थे, सारे काम सारा अंजाम दे रहे थे, हर पोलिंग स्टेशन में विजिट कर रहे थे, उसकी फुटेज मेरे पास थी, सारी सबके पास मौजूदा टीवी में भी आती रही। और एक लम्हे के बाद उनका दिल का वादन खराब हो गया और उनको बगैर बुलाए क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, वो बगैर सदाकत, उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें कोई सदाकत नहीं है, सच्चाई नहीं है। अब सवाल यह है कि एक शख्स को आपने पेश नहीं किया हुआ अभी कहीं पर, किसी अदालत के सामने कोई ट्रायल उसका नहीं हो रहा, कोई इंटेरोगेशन उसकी नहीं हो रही, तो किस तरह से वो वली उल्ला है तो ये समझ जाएगा कि इसमें सदाकत भी नहीं है, सच्चाई भी नहीं है। सबूत तो वहां देगा जब उसको पेश करेंगे किसी का फौरन क्या नहीं। यही यहाँ पे कैफियत है। यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर के नाम भी हमें मालूम है और वो सीनियर ऑफिसर भी हमें पता कौन है, लेकिन जिस वक्त आएगा हम आपके सामने को खोल के डिटेल देंगे, पूरे सबूत के साथ डिटेल आएंगी आपके सामने। जो यहाँ में हुआ है कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, भुट्टो के दौर में जब हंगामे शुरू हुए थे 1977 में, तो इनिशियल जो इल्जाम था वो ये था कि चंद सीटों के ऊपर कमिश्नर्स के थ्रू धांधली की गई, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व थी उसके अंदर, और वो फिर आपने देखा कि वो एजुकेशन की शक्ल क्या बनी। तो इसलिए ये बात जो है ये सोच लेनी चाहिए, इसको आज ही दबा लें, आज ही पकड़ लें इसको। ये पाकिस्तान की बका और सालमियत का मसला है, किसी का ये इंडिविजुअल की सक्सेस नहीं होगी जी। अच्छा, ये सब फरमाइएगा कि आपने कहा कि अभी तक क्या पेशरफ्त हो सकती है, जो इलेक्शन कमीशन में आप गए हैं, तो हाई कोर्ट में भी आपने फैसला किया है, अभी तक पेशरफ्त क्या हुई है? आपको बुलाकर सुना गया है नहीं सुना? अभी हमने हाई कोर्ट में नहीं की, अभी हमने इलेक्शन कमीशन में हमने हाई कोर्ट में की थी। हाई कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि हमने बाकी भी केसेस जो हैं वो रेफर कर दिए कि इलेक्शन कमीशन पहले फैसला करे और उसके बाद देखेंगे ये, क्योंकि ये डोमेन उनकी है। तो वो हमारी रिट पिटीशन उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन के साथ डिस्पोज ऑफ की। उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर कर दी। वो पिटीशन जो है आज से 4 रोज पहले दायर की थी। अर्जेंट मैटर में तो नॉर्मली होता ही है कि आप ये जितना ये इसकी अर्जेंसी जो है इतनी ज़्यादा है कि ये अगले दिन ही सुबह आपको लगनी चाहिए, लेकिन अभी तक लगी नहीं। अब देखें, उम्मीद ये है कि सुनने में है आया कि शायद वो कल लगा दें। हम रोज़ाना इस तवक्को के साथ और जो है कि आज नहीं देगी तो कल तक देगी, लेकिन वो कल तो किसी ने नहीं देखा। बहरहाल उम्मीद है कि कल इसको देखेंगे, हम टेकअप करते हैं क्या होता है। अगर इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं सुनता, आपके खिलाफ फैसला करता, फिर आपका अगला लाया वो क्या हो? अगला देखिए, अभी तो हम तमाम लीगल फोरम को जरूर एग्जॉस्ट करेंगे। अगला जो है वो हम हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर वो डिटेल से मेरिट पे फैसला करते हैं हमारा, अगर वो किसी टेक्निकल बेस पे करते हैं देन हम रिट पिटीशन करेंगे हाई कोर्ट में और बार ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। और उसके बाद कलेक्टिवली पार्टी भी देखेगी और हम भी देखेंगे कि इसका दाया अमल क्या होना है, कि इंसाफ किस हद तक मौजूद है और इंसाफी किस हद तक फैल चुकी है। ये बहुत बड़ी ये तनासुर जो है ये इतना घिनौनी हद तक आगे बढ़ चुका है कि इसके ऊपर जो है बड़ा क्लियरिंग स्टेप लेने की जरूरत है। और आज ना कौम जो है किसी खौफ का शिकार होगी, ना कोई कैंडिडेट होगा।
गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में जो ये इंतखाबात है सियासी जमातों ने इसे ढोंग बना दिया है। मकबूजा कश्मीर में जो भारत इलेक्शन कराते हैं उसको हम सार पाकिस्तान हमेशा कहता है कि ये ढोंग इलेक्शन हो रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। क्या अब हम मुतालबा कर सकेंगे भारत से कि भारत में मकबूजा कश्मीर में ढोंग इलेक्शन हो रहे हैं? मॉरली तो हम जो कुछ यहाँ कर रहे हैं हम किसी को भी कुछ कहने के काबिल नहीं। आप ये एक बात करते हैं, हम तो मॉरली इतना डिग्रेड अपने आप को कर चुके हैं किसी की दुश्मनी में, किसी के इंतकाम में, कि हम तो इस काबिल ही नहीं है कि हम किसी के मुतल्लिक को बात करते हैं अपने दुश्मन को। आप क्या सोचते हैं कि 2018 का इलेक्शन में मुख्यमंत्री तक या 2024 का? इसकी कोई नज़ीर ही नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा ये कि पाकिस्तान में हर दफा इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन के अंदर जो ताकतें कार फरमा होती हैं वो ताकतें जो हैं कोई उसको कुछ कह दे, लेकिन वो ये मैं जरूर कहूँगा कि वो इनविजिबल हैंड होता है। अब वो इनविजिबल हैंड हमें नहीं मालूम कौन है और कैसे ऑपरेट करता है, लेकिन जो इस्तेफा हुआ है इसकी कोई नज़ीर नहीं। देखिए 10%, 15%, 20% डिगिंग हो गई, उसके ऊपर भी हंगामे होते रहे, लेकिन यहाँ पे 10-15% जो है वो ऑनेस्टी का रेशो कह लीजिए, 80-85% जो है रिगिंग है। यहाँ तो आलम ही और हो गया। अब मैं ये छोटी सी मिसाल आपके सामने आई है कि 33 पोलिंग स्टेशन के डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि 1,01,000 से ज़्यादा वोट ले रही हैं वो 342 पोलिंग स्टेशन में, तो 33 में वो 2,552 वोट ले रही हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 1 लाख से ऊपर वोट ले रहे हैं। आप अंदाजा तो लगाइए, कुछ सोचा ही नहीं है। और वो वोट कहां से आए हैं? वो उस कैलकुलेशन से भी बाहर के हैं। तो मैंने आपको कंपैरिजन करके दे दिया है कि जितने वोट उनकी हल्के की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो प्रोविंशियल है पीपी की, जितने वोट वहां कास्ट हुए हैं उतने ही गिराने चाहिए, लेकिन आपने देखा कि उसके अंदर 74,000 वोट का फर्क है। ये वोट है वो रिग वोट जो फैब्रिकेटेड है, जो लाके डाले गए हैं। ये बताइएगा प्लीज कि पाकिस्तान के अंदर दहाइयों का एक सफर है कि ये जा रहा है कि मेरी नाकी शक्ल के मुताबिक 4-5 साल एक जमात जो है वो विक्टिम रहती है, और उसके बाद जो है वो अगले टर्म में वो एक फैसिस्ट जमात का रूपदार होती है, और दूसरी जमात जो पहले फैसिस्ट होती है वो विक्टिम बन जाती है, फिर उसके बाद दोबारा ये सर्कल अपने आप को रिपीट करता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासी जमातों को क्या अब बैठ के कंसेंसस नहीं कर लेना चाहिए कि ये फैसिज्म का और विक्टिमाइजेशन का जो अमल है इसको बंद करें, और आगे जो है वो आप लोग सारे मिलके एक टेबल पे बैठे ताकि मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की बका के लिए कोई काम हो सके? आपका बहुत अच्छा सवाल है, पेशेंस से मेरा जवाब सुनिएगा इसको। टेबल पे रख देती हूँ। इतना अच्छा सवाल आपने किया। देखिए ये जो प्रोसेस यहाँ पे ऑसिलेशन का रहा ना, एक तो ऑसिलेशन रही बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री रूल। इतने साल के लिए फौजी हुकूमत है, इतने साल के लिए सिविल हुकूमत आई, फिर फौजी हुकूमत और सिविल। इस ऑसिलेशन ने ऑनेस्टी को खत्म कर दिया और करप्शन को जन्म दिया और पॉलिटिकल मेजोरिटी को भी फुकदान कर दिया। उसके बाद जो पॉलिटिकल प्रोसेस से भी आए उनके भी टेन्योर खत्म नहीं हुआ, इलेक्शन के रिगिंग का नजर आया। अब वहां पर जो ताकतें जिस भी अंदाज में इसमें मुलव्वस हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन उसके लिए जो कंडीशनल प्रेसिडेंट है वो पॉलिटिकल मेजोरिटी और इंटेलेक्चुअल मेजोरिटी का सबूत हमारी पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस को देना पड़ेगा। एक दफा अक्रॉस द टेबल बैठना पड़ेगा सबको कि हम अपने मामला डिसाइड करने के काबिल हैं, हम कर सकते हैं। हर कोई आइन के मुताबिक जो उसके हदूद मुतय्यन की गई है उसके अंदर रहे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसग्रेशन ऑफ अथॉरिटी है, एनक्रोचमेंट जिसे आपने सुना होगा ना, एनक्रोचमेंट हो जाती है। यहाँ पे हर बड़ी ताकत जो है वो एनक्रोच करके कुछ ताकतों को कंट्रोल में ले लेती है। ये एनक्रोचमेंट का प्रोसेस कैसे खत्म होगा? जो आपने सजेशन दिया उससे होगा।
یہ سارے سیاستدان جو ہیں ایک دفعہ ڈسپیشنیٹ ہو گئے، بھول جائیں کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، بھول جائیں کہ کسی نے کم زیادتی کی یا زیادہ کی، تہیہ کرنے کے ہیڈ آنورڈ ہم قوم کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے ہم آنیسٹلی اور ڈیلیجنٹلی کام کریں گے، اور آئین کے حدود میں جب آپ نے اگر آئین کو پکڑ لیا تو میں آپ کو بتا دوں یہ سب جو ہے ہر ایک کو اپنے اپنے پریمیسز پر کھڑا ہونا پڑے گا۔